देखिए समतल दर्पण में कुछ और गुण समझना है आपको, इस पे सवाल पूछा जाएगा। बोलेगा कि देखिए इस एग्जांपल से हम आपको समझाते हैं कि ये समतल दर्पण है, इसके सामने एक वस्तु है, बिंदु वस्तु, जिसका नाम क्या है ओ। तो अगर ये वस्तु है तो इसके सामने इसके पीछे में इसका प्रतिबिंब बन रहा होगा, जिसका नाम है आई। कोई दिक्कत है नहीं। आपसे बोलेगा कि यदि इस वस्तु को थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो प्रतिबिंब कितना कोण से घूमेगा और किस दिशा में घूमेगा। अगर वस्तु को घुमाया जाए तो घुमा आप कैसे सकते हैं, दो दिशा है, या तो घड़ी की दिशा में या तो विपरीत दिशा में, ये नहीं घुमा सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कि इस वस्तु को हम यहां ले आए, किधर घुमा है, घड़ी की दिशा में घुमा है कि घड़ी की विपरीत दिशा में घुमा है, घड़ी की दिशा में घुमा है, घड़ी ऐसे चलता है ना जी, तो बताइए ऐसे नहीं घुमा है। मान लो कितना डिग्री से घुमा, वस्तु यहां था, वस्तु यहां चला गया, तो वस्तु का नया पोजीशन ओ डैश लिख दिए। अब बताओ अगर वस्तु यहां है तो प्रतिबिंब तो यहां आ गया होगा, ये प्रतिबिंब का नया पोजीशन है, इसको आई डैश मान लेते हैं, ठीक बात है। अब यहां से देखना है कोण, तो कोण तो इन बना। बताओ वस्तु किधर घुमा था, क्लॉकवाइज, प्रतिबिंब किधर घुमा, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। बताओ कोणवा तो बराबर ना है, तो ये भी कितना होगा, ध्यान में रहेगा। यदि समतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को थीटा कोण से घुमाएंगे तो प्रतिबिंब भी थीटा कोण से ही घूमेगा, लेकिन दिशा विपरीत होगा, दिशा अगर ये क्लॉकवाइज तो ये एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर हुआ। लिखिए लिखिए यदि किसी वस्तु को समतल दर्पण के सामने, यदि किसी वस्तु को समतल दर्पण के सामने थीटा कोण से घुमाया जाए, यदि किसी वस्तु को समतल दर्पण के सामने थीटा कोण से घुमाया जाए तो प्रतिबिंब भी थीटा कोण से ही घूमेगा, तो प्रतिबिंब भी थीटा कोण से ही घूमेगा, लेकिन दिशा विपरीत होगा, लेकिन दिशा विपरीत होगा। समझ गए। डायरेक्ट सवाल पूछा जाएगा इस प्रकार का, ठीक है। इसको बना लिए, इसको उसके नीचे बना लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन, अभी क्या किए थे आप, वस्तु को घुमाए थे ना। अगला क्वेश्चन में क्या कहेगा कि यदि वस्तु स्थिर हो, यदि वस्तु स्थिर हो, स्थिर का मतलब फिक्स हो गया, वस्तु अब नहीं घूमेगा। यदि वस्तु स्थिर हो और दर्पण को अगर थीटा कोण से घुमा दे तो प्रतिबिंब कितना कोण से घूमेगा। क्वेश्चन क्लियर है। पहला बार में क्या किए, वस्तु को घुमाए, तो वस्तु को घुमाए थीटा से, तो प्रतिबिंब भी घुमा थीटा से, लेकिन दिशा विपरीत। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वस्तु फिक्स है और घूमेगा कौन, तब प्रतिबिंब कितना से घूमेगा। तो देखते हैं, देखना पड़ेगा कि कितना से घूमेगा। अच्छा ये बताओ, अभी अगर वस्तु यहां है, दर्पण ऐसे था, तो इसका प्रतिबिंब तो सीधा सीधा इस तरफ बन जाएगा, ये प्रतिबिंब होगा। अब मान लो कि इस दर्पण को हम इस तरह से घुमा देते हैं, मान लो कि दर्पण ऐसे घूम गया, ठीक है, दर्पण घुमा ना, पहले दर्पण ऐसे था, अब इसको हम ऐसे घुमा दिए, तो ये कुछ कोण से घुमा, मान लो कितना से, तो बोलेगा कि बताओ ये प्रतिबिंब यही बनेगा,
कि घूमेगा? घूमेगा। अब चेक करते हैं कैसे घूमेगा, ध्यान से समझना। पहले ये बताओ कि अगर दर्पण ऐसा है, वस्तु यहां पे था, तो ये जो लाइन खींच रही लंबवत लाइन है, ये लंबवत है, लंब है ना, लंब जिसको अभिलंब कहते थे, तो क्या ये अभिलंब है? अगर ये दर्पण को पकड़ के मैं से घुमाएंगे तो साथ साथ इसका अभिलंबवा भी तो घूम जाएगा। जैसे हम यहां पे ऐसे अगर दर्पण को बोले कि ऐसे घूम गया, तो इसका अभिलंब अब ऐसे हो जाएगा। सही बात है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। बताओ, वस्तु यहां पे फिक्स था ना, यही ना वस्तु था जो कि फिक्स था। अब बताओ, वस्तु तो अभी भी यहीं पे होगा, क्योंकि वस्तु तो हिला नहीं है, वस्तु क्या था? फिक्स था। अब यहां से अगर हम इस पे हम प्रकाश को लाके देखें कि प्रतिबिंब कहां बनता है, देखिए ये इसका अभिलंब बनाए हैं, ये क्या है? अभिलंब, नॉर्मल। और यहां से इसको प्रकाश को लाए, तब बताओ ये अगर अभिलंब है तब परावर्तन का नियम आपको बताए थे? नहीं बताए थे? इसके बाद बताएंगे। परावर्तन का 2 नियम होता है। परावर्तन का अभिलंब के साथ जितना कोण बना के आता है ना, उतने कोण बना के जाता भी है। ये परावर्तन का नियम है, ठीक है? इसके जस्ट बाद पढ़ेंगे, ठीक है? तो जितना कोणी बना के आया उतना कोण बना के जाएगा। तो बताओ, ये टकरा के इधर जाएगा, ये वाला कोण भी बराबर रहेगा, थीटा। अब बताओ, ई कौन सा किरण है? परावर्तित। परावर्तित किरण पहले तो प्रतिबिंब यहां बना था ना, इससे जब दर्पण ऐसा रखा हुआ था तो प्रतिबिंब इसके ठीक पीछे बना था, देखो। तो पहले प्रतिबिंब का पोजीशन ये था। अब चेक करना कि दर्पण जब ऐसे हो गया तब प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो ये है परावर्तित किरण। ये कौन सा किरण है? परावर्तित किरण पीछे की ओर जहां पे बढ़ाएंगे वहीं पे ना प्रतिबिंब बनेगा। तब प्रतिबिंब तो कहीं यहां पे बनेगा, जिसको हम आई डैश कह सकते हैं। बता, ई कोण टोटल कितना हुआ? थीटा प्लस थीटा, 2 थीटा। तो ये वाला भी कितना होगा? 2 थीटा, क्योंकि ई लाइनवा सीधा ना बढ़ाए हैं। तो 2 को लाइन है, दोनों के बीच का कोण, आमने सामने का कोण बराबर होता है। तो अगर ये वाला 2 थीटा है तो ये वाला भी। अब दिशा चेक करो, दर्पण को आप कैसे घुमाए थे? दर्पण पहले ऐसे था, तो दर्पण को आप कैसे घुमाए? देखो तो क्लॉकवाइज, ये घुमा है ना। तब प्रतिबिंब भी देखो कैसे घुमा, क्लॉकवाइज। हाँ, दोनों सेम दिशा। तो 2 क्वेश्चन बना, दोनों आप दिमाग में रखिए। कौन वाला? अलग अलग, ये वाला थीटा। ये थीटा का वैल्यू बताइए, अलग अलग हो सकता है। जितना कोण बना के आएगा उतने कोण बना के जाएगा। तो ये दोनों हमेशा बराबर नहीं रहेगा। अगर मान लीजिए कि 30 डिग्री कोण बना के आया, मान लीजिए दर्पण को हम 30 डिग्री से घुमाए थे, कितना से घुमाए थे? तो इसका अभिलंब भी कितना से घुमा होगा? 30 से। तो 30 और 30, तो कितना से घूमेगा? समझ गए? तो कभी भी अगर समतल दर्पण को हम थीटा कोण से घुमाएंगे तो उसका प्रतिबिंब 2 थीटा से घूमेगा, और दिशा सेम होगा। दिशा, अगर हम वस्तु को थीटा से घुमाएंगे, दर्पण को नहीं, वस्तु को, तो प्रतिबिंब थीटा से घूमेगा, लेकिन विपरीत दिशा में, जो इसके पहले बताए ये वाला। अगर वस्तु को घुमाएंगे तो प्रतिबिंब बराबर कौन से घूमेगा? दिशा विपरीत होगा। यदि दर्पण को घुमा दिए तो थीटा दुगना हो जाएगा, दिशा सेम रहेगा। समझ में आ गया बात? लिख लो अगला पॉइंट, लिखिए, यदि समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए, यदि समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए, तो प्रतिबिंब 2 थीटा से, तो प्रतिबिंब 2 थीटा से घूम जाएगा। तो प्रतिबिंब 2 थीटा से घूम जाएगा, तथा दिशा
तथा दिशा समान होगा, तथा दिशा समान होगा। वो नीचे वाला फोटो बना लीजिए। बन गया। समतल दर्पण में एक सवाल और बनेगा। अगला सवाल क्या बनेगा, मिटा दें इसको। चलिए जो लिख रहे हैं लिख लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि दो समतल दर्पण रहेगा। अब बोलेगा कि एक दूसरे से थीटा कोण से जुड़े हैं। दिख रहा है, दो को दर्पण है और दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कितना कोण पर? थीटा कोण पर। अब बोलेगा कि इसके बीच में कोई वस्तु है, इसके बीच में कोई वस्तु है। बताइए दोनों दर्पण से कुल कितना प्रतिबिंब बनेगा? ठीक है, इस तरह का सवाल बनेगा। तो इसको समझते हैं कैसे बनाना है। मिटा दे उसको। देखिए इधर ले आते हैं इसको। देखो जब भी इस तरह का सवाल बने ना कि दो गो समतल दर्पण है, एक दूसरे से थीटा कोण पे जुड़े हैं और दोनों के बीच में एक वस्तु रखा हुआ है, बताइए कुल कितना प्रतिबिंब बनेगा। तो सबसे पहला काम क्या करिएगा आप? सबसे पहला काम कीजिएगा चेक। सबसे पहला काम क्या करना है? क्या चेक करना है? 360 बटा थीटा कितना आता है। थीटा क्या है? दोनों दर्पण के बीच का कोण है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है? चेक। चेक क्या करना है कि 360 बटा थीटा क्या आता है। तो क्या क्या संभावना है आने का? या तो ये सम संख्या आएगा। क्या आएगा? सम संख्या। सम संख्या का मतलब समझते हो ना? 2 4 6 8 जो 2 से कट जाए वो सम संख्या है। या तो ये विषम संख्या आएगा। अब विषम संख्या का मतलब जो 2 से ना कटे, तो ये विषम संख्या आएगा। और तीसरा संभावना है कि दशमलव आ जाएगा। तीसरा संभावना क्या है? जिसको फ्रैक्शन भी कहते हैं। दशमलव को क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। हाँ डेसिमल भी कहते हैं। फ्रैक्शन डेसिमल दोनों एक ही चीज है। ठीक है, तो 360 बटा थीटा का मतलब या तो सम संख्या आएगा, या तो विषम संख्या आएगा, या तो डेसिमल या फ्रैक्शन में आएगा। यही ना आएगा, इसके अलावा कुछ आ सकता है? नहीं आएगा। अब देखो करना क्या है। ये सवाल आपसे तो पूछा ही नहीं जाएगा। सबसे पहले दशमलव वाला नहीं आएगा। अगर आएगा तो इसमें काउंट करना पड़ता है, गिनना पड़ता है। गिनने का भी तरीका होता है। ठीक है, तो हमको सवाल ये पूछा जाएगा सम संख्या और विषम संख्या का। किसका सवाल आएगा? सम संख्या और विषम संख्या का। तो इसको देखते हैं। देखो यदि ये पहला नंबर है, यदि 360 बटा थीटा क्या आ जाए? सम संख्या। सम संख्या को क्या कहते हैं? इवन नंबर। क्या कहते हैं? इवन नंबर मतलब सम संख्या। क्लियर है? तो यदि 360 बटा थीटा का मान इवन नंबर आ रहा है, सम संख्या आ रहा है, तो जो नंबर ऑफ इमेज होगा, प्रतिबिंबों की संख्या कुल कितना बनेगा, उसको कहना 360 बटा थीटा -1। कितना बोलना? 360 बटा थीटा -1। जैसे एग्जांपल भी देख लेते हैं। हम बोले कि थीटा का मान है 45 डिग्री। थीटा का मान कितना है? ये दोनों दर्पण के बीच का कोण है 45 डिग्री। हमसे पूछे कि बताओ टोटल के गो प्रतिबिंब बनेगा। तो एन क्या है? प्रतिबिंबों की संख्या। एन क्या है? थीटा का वैल्यू 45 है। तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है? चेक करना है ना। सबसे पहला काम क्या बताए थे? चेक करना कि 360 बटा थीटा क्या आता है। तो 360 बटा थीटा को चेक करो। थीटा आपको दिया हुआ है ना, तो बताइए 360 बटा थीटा कितना आएगा? 360 बटा 45 के बार में कट रहा है? 8 बार में। 8 पचे 40 के 0, 800 को 32 4 कट गया। बताइए 8 कौन सी है? सम संख्या है कि नहीं है? ये इवन नंबर है। तो आपको क्या बताए कि अगर 360 बटा थीटा सम संख्या आता है तो प्रतिबिंबों की संख्या कितना होगा? 360 बटा थीटा माइनस, तो 360 बटा थीटा कितना आया? तो 8 में से 1 गया
तो ये 7 आंसर हो गया। ये 7 क्या हो गया बताइए, कोई मुश्किल है? अगर फॉर्मूला याद रहेगा तो बन जाएगा कि नहीं? बन जाएगा ना। तो ये पहला चीज क्लियर हुआ। अब आते हैं दूसरा केस पर। दूसरा में क्या आ सकता है? विषम संख्या। तब क्या करना है? तो देखिए हम दूसरा यहां पे लिखते हैं, यदि 360 बटा थीटा क्या आ जाए? विषम संख्या। हाँ, विषम संख्या का मतलब ऑड नंबर। और यदि वस्तु एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर का मतलब जो लाइन इस कोण को बराबर भाग में बांट रहा है। देखिए ये थीटा कोण है ना, हम इसके बीच में से एक लाइन खींचते हैं, ठीक है, इसके ठीक बीच में से, तो ये वाला कितना हो जाएगा? थीटा बाई 2। और ये वाला भी कितना हो जाएगा? थीटा बाई 2। तो विषम वाला कंडीशन में दो केस बनेगा। सम संख्या है तो कुछ नहीं सोचना है, 360 बटा थीटा में से एक घटा देना है, काम खत्म हो चुका है। अब हम विषम संख्या का बात कर रहे हैं, तो विषम संख्या में दो केस बनेगा। पहला कि क्या वस्तु ये एंगल बाइसेक्टर पे है। एंगल बाइसेक्टर का मतलब जो कोण को बराबर भाग में बांट रहा है, वैसा लाइन जो कोण को बराबर भाग में बांट रहा है, इसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। क्या बोलते हैं इसको? तो हमको चेक करना पड़ेगा कि विषम संख्या आ रहा है तो क्या वस्तु इस लाइन पे है कि इसके अगल बगल है। दोनों का अलग अलग फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। तो हम यहां पे लिखते हैं, यदि 360 बटा थीटा बराबर विषम संख्या है, और यदि वस्तु क्या इसको बोल सकते हैं? एंगल बाइसेक्टर पे रखा हुआ है, एंगल बाइसेक्टर पर रखा हुआ है, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर समझ में आया ना किस लाइन को बोले? इसको कभी कभी बोल देगा कि सिमेट्रिकली रखा हुआ है। तो सिमेट्रिक का मतलब वही हुआ कि दोनों पट्टी से बराबर कोण पर है, दोनों पट्टी से, तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिक। या क्या बोलेगा? एंगल बाइसेक्टर पे रखा हुआ है। तब जो नंबर ऑफ इमेज होगा वही वाला हो जाएगा 360 बटा -1। याद क्या रखना कि अगर विषम संख्या आया है, अगर सिमेट्रिक रखा हुआ है या एंगल बाइसेक्टर पे रखा हुआ है, तो रखा हुआ है तो घटाना 1, और नहीं रखा हुआ है तो नहीं घटाना। याद हो गया? अगर लाइन पे रखा हुआ है तो घटाना, और नहीं रखा हुआ है तो मत घटाना। तो अगला में क्या बनेगा? इसका दूसरा केस, इसको हम कह सकते हैं कि विषम संख्या का ये पहला केस है, ए नंबर का केस है। विषम संख्या का बी नंबर का केस है। बी नंबर में क्या बोलेंगे कि 360 बटा थीटा क्या आएगा? विषम संख्या तथा वस्तु एंगल बाइसेक्टर पर, एंगल बाइसेक्टर पर नहीं रखा हुआ हो। पिछला बार रखा था ना, नहीं रखा हुआ हो तो प्रतिबिंब का संख्या तो कितना हो जाएगा? n। और नहीं रखा हुआ है तो नहीं घटाना, तो कितना आंसर आ जाएगा? 360 बटा थीटा। समझ में आ गया? अगर फ्रैक्शन का आपको सवाल नहीं पूछेगा, फ्रैक्शन में काउंट करना पड़ता है। काउंट करने के लिए अगर सीखना है तो ये जो वीडियो अपलोड करेंगे ना, नीचे में को लिंक डालेंगे, उसको देखना, गिनना सिखाया गया है उस वीडियो में, ठीक है। तो उसको आप देख सकते हैं, ऐसे जरूरत नहीं है। अब यहां पे एग्जांपल समझिए। जैसे हम बोले कि दो दर्पण है, दोनों के बीच में कौन है? 72 डिग्री। कितना डिग्री? दो केस लेंगे हम। पहला में मान लो कि वस्तु यहां है, कि बाइसेक्टर लाइन पे रहा है ना, तो हम इसके लिए हमको प्रतिबिंब का संख्या निकालना है। इसके लिए तो बताओ 360 बटा, पहले चेक करो, 360 बटा थीटा कितना आ रहा है? हम यहां पे लिखते हैं चेक। तो 360 बटा थीटा, थीटा कितना बार में कटेगा? 5। 5 दूना 10 के 0, 7 5 35 1 हो गया। कितना आया?
5 क्या है? सम संख्या के विषम, विषम संख्या है। तो 360 बटा थीटा चेक कर लिए कि विषम है। अब वस्तु कैसे रखल है? बाइसेक्टर पर। तो क्या बोले थे कि बाइसेक्टर पर रहेगा तो 1 माइनस होगा, तो आंसर कितना हो जाएगा? 5 माइनस 1 4। अगर यही में वस्तु हम यहां पे रख दें ओ डैश, तब कितना आंसर होगा? 5। तब इसमें हम क्या बोलेंगे कि 5 आंसर होगा। तो दोनों किसका आंसर है, समझ में आ रहा है? तो ये भी सवाल बहुत पूछा जाता है पॉलिटेक्निक की परीक्षा में। समझ में आया होगा? तो क्या लिखे आप? क्या लिखवाए थे बोलिएगा? कुछ नहीं लिखवाए हैं, लिखो। यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे से, यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे से थीटा कोण पर जुड़े हों, यदि दो समतल एक दूसरे से थीटा कोण पर जुड़े हों और कोई वस्तु उनके बीच रखा हो, और कोई वस्तु उनके बीच रखा हो, तो और कोई वस्तु उनके बीच रखा हो तो दोनों दर्पणों से बनने वाले कुल प्रतिबिंबों की संख्या, तो दोनों दर्पणों से बनने वाले कुल प्रतिबिंबों की संख्या का मान, तो बनने वाले कुल प्रतिबिंबों की संख्या का मान इस प्रकार दिया जाएगा। तो बनने वाले कुल प्रतिबिंबों की संख्या का मान इस प्रकार दिया जाएगा। पहला नंबर लिखिए, पहला नंबर, यदि 360 बटा थीटा, यदि 360 बटा थीटा बराबर सम संख्या हो, यदि 360 बटा थीटा बराबर सम संख्या हो, तो प्रतिबिंबों की संख्या ब्रैकेट में लिखिएगा n, तो प्रतिबिंबों की संख्या ब्रैकेट में n, इसको लिखिए। तो प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर 360 बटा थीटा माइनस 1। सम संख्या जब आएगा ना, तो एंगल बाइसेक्टर पे है कि नहीं है देखना जरूरत नहीं है, उस सबके लिए आंसर यही रहेगा। सही है, लिख लिए इसको, याद भी हो गया। यदि दो समतल दर्पण थीटा कोण पे जुड़ा हुआ है और उसके बीच में कोई वस्तु है, आप पूछे के गो प्रतिबिंब बनेगा दोनों दर्पण से, तो सबसे पहला काम क्या है? चेक करो कि 360 बटा थीटा क्या आता है। अगर क्या आ जाए सम संख्या, तब प्रतिबिंब का संख्या कितना होगा? -1 हो गया। दूसरा लिखिए, यदि 360 बटा थीटा, यदि 360 बटा थीटा का मान, यदि 360 बटा थीटा का मान विषम संख्या है, यदि 360 बटा थीटा का मान विषम संख्या है, तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या, तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या, और नीचे ए नंबर लिखिए, दूसरा का ए नंबर, दूसरा का ए नंबर लिखिए। यदि वस्तु सममित रूप से, यदि वस्तु सममित रूप से, ब्रैकेट में लिखिए, एंगल बाइसेक्टर पर, यदि वस्तु सममित रूप से ब्रैकेट में एंगल बाई
सेक्टर पर, जिसको सिमेट्रिक बोले ना, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक को हिंदी में बोलते हैं सममित। क्या बोलते हैं? हाँ, तो यदि वस्तु सममित रूप से ब्रैकेट में एंगल बाइसेक्टर पर रखा जाए तो प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर, तो प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर, तो प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर, इसको लिखिए, सममित रूप से है तो घटेगा, नहीं है तो नहीं घटेगा, 360 बटा थीटा माइनस 1। ठीक है, बी नंबर में लिखिए, यदि वस्तु सममित रूप से नहीं रखा हो, यदि वस्तु सममित रूप से नहीं रखा हो तो प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर, तो प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर, इसको लिखिए 360 बटा थीटा, इसमें से घटाना नहीं है, और एक, हाँ ये वाला 360 बटा थीटा। ठीक है, एक पॉइंट और लिखिए, तीसरा नंबर लिखिए, यदि 360 बटा थीटा, यदि 360 बटा थीटा बराबर दशमलव ब्रैकेट में डेसिमल या फ्रैक्शन, यदि 360 बटा थीटा, यदि 360 बटा थीटा बराबर दशमलव या डेसिमल हो तो प्रतिबिंबों की संख्या को गिनना पड़ता है, तो प्रतिबिंबों की संख्या को गिनना पड़ता है। जो गिनने वाला काम है हम यहां पे आपको नहीं बता रहे हैं, आपको बोले ना कि लिंक देंगे, इस वीडियो जो अपलोड होगा इसके नीचे देखिएगा, आपको एक लिंक मिलेगा और उसमें एक बहुत बढ़िया से हम समझाए हैं। ठीक है, तो जिसको सीखने का मन होगा वो सीख सकता है उससे, लेकिन उस पर सवाल आएगा नहीं पॉलिटेक्निक में, वो बस ज्ञान के लिए है कि आपको जानना है तो जान सकते हैं। ठीक है, तो इस समतल दर्पण में जो कुछ भी पढ़ा दिए इससे बाहर सवाल नहीं रहेगा, हाँ सब इसके अंदर रहेगा जो भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसके बाद लिखिए आप प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन डैश देके लिखिएगा। जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण किसी दर्पण से टकराकर, जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण से लिखे थे, ठीक है, जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण से टकराकर, ब्रैकेट में लिखिए परावर्तक सतह, जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण से टकराकर, ब्रैकेट में परावर्तक सतह, जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है जिस माध्यम से वह आपतित होती है, जिस माध्यम से वह आपतित होती है, तो प्रकाश की इस घटना को, तो प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। ये तो आपको पता ही होगा। देखिए परावर्तक सतह, एक चीज को समझिए, परावर्तक सतह, यहां पे जो कुछ भी आपको वस्तु दिख रहा है ना, जो कुछ भी, चाहे वो वस्तु हम हो, चाहे ये स्क्रीन हो, चाहे इधर व्हाइट बोर्ड हो या दीवार हो,
ये सब कुछ आपको नजर आ रहा है ना? ये नजर कैसे आता है, दिखाई आपको कैसे देता है? तो कहीं ना कहीं से लाइट आ रहा है, वो लाइट कहां से आ रहा है? ट्यूबलाइट से। मरकरी जल रहा है, नीचे वेपर जल रहा है, इससे लाइट निकल रहा है ना। इस स्क्रीन पे लाइट आया और इससे टकरा के आपके आंख पे गया, तो इसका प्रतिबिंब आपके आंख में बन गया, तभी नहीं दिखाई दिया। तो बताओ, परावर्तक सतह तो सब है, ये परावर्तक सतह तो सब है, लेकिन क्या इससे परावर्तन होते हुए आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इससे परावर्तन होते हुए दिखाई, तो इसका मतलब नहीं हो रहा है, हो रहा है, लेकिन इतना कम हो रहा है कि हमको दिखाई नहीं दे रहा है। परावर्तन आपको देखना है तो आप परावर्तन देख सकते हैं। यहां पे तो दिखेगा भी नहीं, सन से लाइट आता है ना, तो यहाँ पे बीच में यहाँ पे मोबाइल रख दीजिए, ऐसे से घुमाइए, इससे परावर्तित देखेगा आपको प्रकाश, दिखता है ऐसा? तो ये परावर्तन दिखाई दिया, लेकिन यहाँ पे परावर्तन दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये परावर्तक सतह का मतलब क्या होता है, समझिए बात। जैसे हम बोले कि समतल दर्पण है, कौन सा दर्पण है? तो समतल दर्पण किसको बोलते हैं? कांच का एक टुकड़ा, समतल टुकड़ा, जिसका एक सतह चांदी से रंगा हुआ हो। किससे रंगा हुआ हो? चांदी से काहे रंगते हैं? क्योंकि प्रकाश को सबसे अच्छा परावर्तन यही करता है। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तन कौन करता है? चांदी। इसलिए किससे कलई करते हैं? चांदी से। तो चांदी से रंग दिए। इधर वाला सतह को क्या बोलेंगे? कि रंगा हुआ सतह है। क्या बोलेंगे? रंगा हुआ सतह है। पीछे वाला, इसके ऊपर भी एक सतह है। जैसे अगर ये दर्पण है तो इसके पीछे नीचे हम रंग दिए, तो ऊपर भी एक सतह है ना। ये ऊपर वाला सतह क्या कहलाएगा? परावर्तक सतह। इसको क्या बोलेंगे? परावर्तक सतह। समझ में आया? तो दर्पण में कितने सतह होता है? एगो और एगो। पहचान लोगे रंगा हुआ कौन है? अब समझिए कि मान लीजिए यहां पे हम प्रकाश को आपतित करवाए, यहां पे प्रकाश को क्या कराए, तो बताओ ये प्रकाश जाना चाहिए था सीधा ना जी? ये जाना चाहिए था सीधा, लेकिन ये गया, ये टकरा के कहां जाएगा? वापस जिस माध्यम से आया था उसी माध्यम में चला गया। इसी घटना का नाम है परावर्तन। जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह पर या दर्पण पर आपतित होता है तो टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस चला जाता है जिस माध्यम से वह आया था। तो प्रकाश की इस घटना का नाम प्रकाश का परावर्तन होता है। कोई दिक्कत हुआ नहीं, सीधा सीधा बात है। अब यहां पे देखिए, समझने वाला क्वेश्चन कहां से बनेगा? इसको बोलते हैं अभिलंब। इसको क्या बोलते हैं? अभिलंब का मतलब होता है जो सतह से 90 डिग्री पर हो। जो सतह से, तो बताओ ये दर्पण के सतह से 90 डिग्री पर है कि नहीं है? है ना। यहां से जितना कोण बना के आएगा इसको बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं? जिसको कौन सी से लिखते हैं? आई को क्या है, नाम क्या है इसका? आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं इसको? इसको क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे? तो जितना ही अभिलंब से कोण बना के आएगा ना, हमेशा उतने बना के जाएगा। अभी इस बात को हम बोल रहे थे कि जितना कोण बना के आता है उतने कोण बना के, किससे? अभिलंब से। किससे? तो दिख रहा है कि आई बना के आया, आर बना के गया, तो हम क्या कह सकते हैं कि कोण आई और कोण आर ये क्या होगा? बराबर होगा। ये परावर्तन का पहला नियम है। ये परावर्तन का दूसरा नियम क्या कहता है? आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक के पॉइंट पे होता है या एक ही तल में होता है। तल समझते हैं? तल का मतलब होता है प्लेन। बोर्ड एक प्लेन है। बोर्ड एक, क्या सब लाइन, सब जो भी लाइन खींचे हैं, क्या इस सब बोर्ड के प्लेन में है? देखो तो, बोर्ड के प्लेन में नहीं है। नहीं है, ये सब तो बोर्ड के प्लेन में है। अच्छा आप देखो, ऐसे प्लेन समझो, अगर हम इधर से ऐसे करके देखें तो ई वाला प्रकाश दिखाई देगा क्या? ई दिखाई देगा? देखो, जैसे हम बोले कि दो गो कलम है ना, आज दोनों का मोटाई अगर बराबर रहता और तुमको एकदम ऐसा करके हम दिखाते तो तुमको दूसरा का दिखता, तो इसको बोलेंगे कि एक प्लेन में हुआ। इसको क्या बोले? तो ये एक प्लेन में है कि नहीं है? क्या एक बिंदु पे है कि नहीं है? आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब क्या एक बिंदु पे है कि नहीं है? तो एक बिंदु पे बोलिए, एक तल में बोलिए, बात खत्म। तो परावर्तन का क्या नियम? दो नियम। सुनिएगा कुछ और बात और, ये प्रकाश को जाना चाहिए था सीधा ना, लेकिन गया इधर मुड़ के चला गया।
प्रकाश की किरण आपतित किरण की दिशा से जितना कोण से मुड़ जाता है इसको बोलते हैं विचलन कोण। क्या बोलते हैं? इसको लिखते हैं डेल्टा से। इसको क्या पढ़ते हैं? आई डेल्टा क्या कहलाएगा? विचलन कोण। क्या कहलाएगा? विचलन कोण। तो सब कोण याद हो गया कि किसको क्या बोलते हैं? तो लिखिए, नीचे लिखो, परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम लिखिए। परावर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं। परावर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं। परावर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं। पहला, आपतन कोण। आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होगा। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होगा। ब्रैकेट में लिख लो, कोण आई बराबर कोण आर, बोर्ड पे लिखल है। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के हमेशा बराबर होगा। ब्रैकेट में कोण आई बराबर कोण आर। दूसरा नियम, आपतित किरण कॉमा अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। फोटो बना लीजिए। तो परावर्तन का नियम आपको समझ में आ गया। सीधा सीधा बात है। इस पे देखो न्यूमेरिकल कैसे देगा। एगो क्वेश्चन लिखो तो। लिखिए, प्रकाश की किरण समतल दर्पण के साथ, प्रकाश की किरण समतल दर्पण के साथ 30 डिग्री कोण बनाकर आपतित हो रही है। प्रकाश की किरण समतल दर्पण के साथ 30 डिग्री कोण बनाकर आपतित हो रही है। तो आपतन कोण, तो आपतन कोण कॉमा परावर्तन कोण, तो आपतन कोण कॉमा परावर्तन कोण तथा विचलन कोण का मान बताएं। तो आपतन कोण कॉमा परावर्तन कोण तथा विचलन कोण का मान बताएं। ऑप्शन लिख लीजिए 4 गो और आंसर बताइए। तो ये वाला और सब लोग बताओ। तीनों भी बताएं ना किसको किसको क्या बोलते हैं, आपतन कोण, परावर्तन कोण, विचलन कोण। तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए और उसके बाद आंसर बताइए। कौन सा छोटू? बी। सब लोग आंसर करो, गलत हो सही हो आंसर सब लोग करो। बोलो। सी। आप लोग बताइए। सी। सी।
मतलब मैक्सिमम लोग सी बोल रहे हैं। क्वेश्चन पढ़े हैं? क्या पढ़े? प्रकाश की किरण समतल दर्पण के साथ बोला है। आपतित कराए तो समतल दर्पण के साथ कोण ई ना होगा? समतल दर्पण के साथ कोण बोला है? ई क्या है? अभिलंब। तो प्रकाश कुछ कोण बना के इससे भी आया होगा तो टकरा के इधर वापस जाएगा। इसको बोलते थे आई, इसको बोलते थे। आपको कौन सा कोण दिया? ये दोनों में से कोई नहीं। आपको दिया समतल दर्पण के साथ कोण। कितना? तो अगर ये 30 है तो ये कितना हो गया? काहे कि टोटल 90 ना है, तो 90 में से 30 गया। और अभी अभी क्या पढ़े थे? परावर्तन का नियम कि आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है। तो अगर ये 60 तो ये भी कितना हो गया? 60। अब निकालना है क्या? विचलन कोण। तो विचलन कोण किसको बोले थे? कि आपतित किरण की दिशा से जितना कोण से ये मुड़ा है इसको बोलते हैं विचलन कोण। तो ये निकालना है हमको डेल्टा। तो बता ये टोटल कितना? 180। ये टोटल कितना होता है? तो 180 में से कितना घटेगा? ये वाला तो 60। तो 180 में से 120 गया, कितना बचा? तो कौन सा आंसर होगा? समझ आया? नहीं आया? फिर से सुनो, क्वेश्चन को पढ़ो। बताओ, प्रकाश, एक प्रकाश की किरण आपतित हुआ है किसके साथ? एक प्रकाश की किरण को आपतित करवाओ, किसके साथ आपतित कराओ? तो समतल दर्पण तो यही ना है। तो समतल दर्पण से कितना कोण आपतित हुआ? तो 30 डिग्री हो गया। बोलिए, यहां तक सही है। अब यहां पे अभिलंब खींचिए। क्या खींच दिए? अभिलंब। तो बताओ अभिलंब से कितना कोण बना के आया होगा? अगर ये दर्पण से 30 है तो अभिलंब से कितना हो गया? 60। काहे कि टोटल कितना था? तो 90 में से 30 इन्हें रह गया तो बचा कितना? 60 हो गया। तो 60 को क्या बोलेगा? आपतन कोण। तो आपतन कोण परावर्तन कोण तो बराबर होता है। तो आपतन 60 तो परावर्तन भी। बताओ यहां तक सही हो गया। तो दो आंसर मिला 60-60। तो दो ऑप्शन में था, तो या तो ये होगा या तो ये होगा। तब क्या चेक करना है? विचलन कोण। किसको चेक करना है? अब विचलन कोण किसको बोले? कि आपतित किरण की दिशा से देखो कि प्रकाश कितना कोण से मुड़ा है, तो यही ना विचलन कोण होगा। तो ये बताओ टोटल कितना है? तो 180 में से कितना घटाना पड़ेगा? 120। तो ये कितना बच जाएगा? तो डेल्टा कितना आ गया? अब समझ में आया? तो कौन सा आंसर है? दिखा दीजिए। पॉलिटेक्निक में सवाल एकदम आसान रहता है। हम आपको पहले क्लास में बोले थे ना कि बस जो हम पढ़ाते हैं, जो सिखाते हैं, अगर ढंग से दिमाग में तुम्हारा चला गया तो ये सब एग्जाम तुमको साइड में पढ़ा मिलेगा। तो ये सब एग्जाम था, तुम चुटकी में इसको निकाल सकता है। समझ रहे बात को? कोई बच्चा इसमें से है जो पॉलिटेक्निक कहीं पहले दिया हो? दिए हैं? नहीं हुआ था मतलब रैंक ठीक नहीं था? 6000 और बढ़िया लाना है तुमको, मिल जाएगा 6000 में भी मिल जाएगा। तुमको रैंक लाना है तो हम क्या बताए थे कि तुम्हारा रैंक 500 के अंदर होना चाहिए। समझ में आ रहा है बात? अगर 500 के अंदर रैंक रहेगा तब तुमको पटना में कॉलेज मिलेगा जहां पे तुमको पढ़ाई मिलेगा अच्छा। अब तुम 1000, 6000, 10,000 का रैंक लेके आ रहे हो तो एडमिशन तो आजकल सबको मिल जाता है। 10,000 तक रहेगा ना, दूसरा तीसरा राउंड तक अगर इंतजार करेगा तो तुमको भी एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन वो एडमिशन लेने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पॉलिटेक्निक में जाके पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर इंजीनियर कैसे बनोगे? खाली पॉलिटेक्निक पास करने से नहीं हो जाएगा। तो तुमको टारगेट करो कि 500 के अंदर हमको रहना है। अब बिल्कुल आसान है, 500 के अंदर आना बिल्कुल आसान है। 90 क्वेश्चन है ना, 90 में से अगर तुम 75 से 80 क्वेश्चन भी अगर सही कर दिया तो ये आ जाएगा। तो 90 में 75-80 क्वेश्चन बनाना बहुत आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। फिजिक्स में तुमको हम बोल रहे हैं ना कि 30 क्वेश्चन में तुम 28 तक क्वेश्चन बना सही आ सकता है एकदम आसानी से। एक दो क्वेश्चन का नहीं ले सकते हैं। एक दो क्वेश्चन तो तुम पे डिपेंड करेगा ना कि तुम कितना मेहनत किया है। समझ रहे हो बात को? अगर एक सब्जेक्ट देखो 3 गो पेपर है, अगर तुमको इस टारगेट करना है 500
तो 3 पेपर में से 2 एकदम स्ट्रांग रहना चाहिए, 2 एकदम स्ट्रांग। जैसे सोच रहे दिमाग में फिजिक्स का कोई टेंशन नहीं है, फिजिक्स में पूरा आएगा, केमिस्ट्री का कोई टेंशन नहीं है, पूरा आएगा, मैथ में थोड़ा बहुत 1-2 क्वेश्चन उलझा सकता है, तो 2-4 नंबर कम सकता है उसमें, लेकिन 2 में पूरा का पूरा हमको टारगेट लेना है, तब जाके रैंक बनेगा। समझ रहा है? तो ये टारगेट को लेके चलना है। हो गया यहां तक? तो प्रकाश का परावर्तन क्लियर है। एगो नोट करके पॉइंट लिखो नीचे, लिखिएगा प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन सभी सतहों के लिए मान्य होता है। प्रकाश का परावर्तन सभी सतहों के लिए, सतह बोल रहे हैं, सतह, प्रकाश का परावर्तन सभी सतहों के लिए मान्य होता है, लेकिन एक बिंदु पर, लेकिन एक बिंदु पर, लेकिन एक बिंदु पर। बोर्ड पे ध्यान दीजिए, तो ये कैसा सतह दिख रहा है आपको? समतल, समतल दर्पण है। ये समतल सतह है? नहीं है। समझिए जो हम समझाना चाह रहे हैं, इस पे हम प्रकाश को, प्रकाश पुंज को ला रहे हैं। प्रकाश पुंज बताए थे, बीम, किरण और पुंज, बीम और रे और बीम, नहीं बताए थे? प्रकाश किरण और किरण पुंज नहीं बताए थे? ठीक है, कोई बात नहीं। किरण, एक होता है किरण पुंज। किरण किसको कहते हैं? एक सीधी रेखा पे चलने वाले प्रकाश को किरण कहते हैं। एक सीधी रेखा पर, बस एक लाइन, एक सीधी रेखा पर अगर प्रकाश चल रहा है तो क्या कहलाएगा? किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को, ये सब पढ़े होंगे ना, याद आ गया? एक सीधी रेखा पे चलने वाले प्रकाश को, किरणों के समूह को, खत्म। अब सुनो, आपसे कोई पूछे कि दोनों में सही कौन है, मतलब वास्तविक में कौन होता है, दोनों होता है कि कोई एक होता है? क्या ये दोनों वास्तविक में तुमको दिखाई देगा? किरण देखे हो? किरण, किरण दिखाई नहीं देगा। हाँ, जब भी तुमको प्रकाश दिखेगा ना तो कौन होगा? किरण दिखाई देने वाला चीज। ये किरण हम लोग परिभाषित कर लिए पढ़ने के लिए, चीज बच्चों को पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए। हाँ, कि जैसे हम कहीं भी बोले कि देखो प्रकाश आ रहा है, क्या बोले? तो ये प्रकाश एक लाइन से दिखाए ना, तो इसको बोलते थे कि प्रकाश का किरण है। इससे आपको पता चला कि अच्छा प्रकाश ऐसे आ रहा है, लेकिन सही में प्रकाश ऐसे आता? जब भी आएगा तो ऐसे आएगा, किरण पुंज के रूप में आएगा। कैसे आएगा? तो यही किरण पुंज लाए हैं। किरण पुंज होता है 3 प्रकार का। किरण पुंज समानांतर, अभिसारी, अपसारी। देखो समानांतर दिख रहा है, किरणों का वैसा समूह जिसमें प्रत्येक किरण दूसरे के समानांतर हो, तो इसको क्या बोलना? कि समानांतर किरण पुंज है। क्या बोलना? अब देखो ऐसा है किरण पुंज, बताओ किरणों का समूह है कि नहीं है? है, एक से ज्यादा है, 2 से ज्यादा है, तो किरणों का समूह तो ये भी हुआ। क्या इसके जैसा है? ये समानांतर था, ये समानांतर है। ये क्या लग रहा है कि फैल रहा है? क्या लग रहा है? तब फैल रहा है, तब अपसारी, फैल रहा है। तो एक किरण पुंज ऐसा बना दें, ये क्या हो रहा है? मुड़ रहा है, एक बिंदु पे जाके मिल रहा है, तो मुड़ रहा है ना कि फैल रहा है? मुड़ रहा है। अगर एक बिंदु पे जाके मिल रहा है, मुड़ रहा है, तब इसको बोलेगा कि अभिसारी है। फैलेगा तो फैलना, अपसरित हो रहा है तो फैल रहा है, अपसरित हो रहा है तो फैल रहा है, अभिसरित हो रहा है, मुड़ रहा है। और समानांतर का मतलब तो समानांतर होता ही है। तो किरण पुंज के प्रकार का, समानांतर, अपसारी। क्या इसको लिखाने का जरूरत है? कितना चीज आप समझ सकते हैं। अगर समानांतर है तो समानांतर किरण पुंज, अगर फैल रहा है अपसारी, और मुड़ रहा है अभिसारी। क्लियर हुआ? समानांतर है तो समानांतर किरण पुंज, फैल रहा है तो अपसारी किरण पुंज, और मुड़ रहा है तो अभिसारी किरण पुंज। क्लियर हो गया? तो हम इस पे क्या किए कि समानांतर किरण पुंज को लाए। किसको लाए? तो बताइए, समतल सतह था तो तीनों पॉइंट पे अगर अभिलंब को बनाए, अभिलंब, क्या बनाए? अभिलंब, तो क्या यह अभिलंब समानांतर होगा? नहीं होगा।
अगर ये समतल है तो 3 को लाइन खींचेगा लंब हुआ तो तीनों समानांतर होगा ना। तो अगर ये तीनों समानांतर है, अगर ये तीनों समानांतर है तो बताओ ये तीनों बराबर है ना, कौन बना के आया होगा? काहे कि किरण भी समानांतर, अभिलंब भी, तो ये कोण भी बराबर ना होगा। अगर हम बोले कि कोण आई था तो ये वाला भी, ये वाला भी, सही बात है। अब आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है, अभी अभी पढ़े परावर्तन के नियम में। तो ये टकरा के जाएगा आई से, ये टकरा के जाएगा आई से, आई टकरा के जाएगा आई से, दिख रहा है? आया था समानांतर, गया भी दिखा। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि यहाँ पे 3 को बिंदु मानो ए, बी और सी, तो तीनों बिंदु के लिए एक साथ लिख सकते हैं आई बराबर आर, लिख सकते हैं परावर्तन के नियम से कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। इसको क्या मान रहे हैं? आर। तो आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होगा? अब यही चीज को यहां पे समझो, क्या ये भी समानांतर किरणपुंज है? समानांतर आ रहा है ना। लेकिन बताओ यहां पे अभिलंब क्या समानांतर है? नहीं है ना। तो यहां पे बताओ परावर्तन तो होगा लेकिन क्या बराबर कौन से होगा? देखो यहां पे आया था समानांतर, गया समानांतर नहीं ना गया। यहां पे अगर हम चेक करें तो ये मान लो कि I1 होगा तो ये I2 होगा, ये वाला I3 होगा। तो यहां पे क्या बोलेंगे? R1 होगा, R2 होगा और R3 होगा। बिंदु का नाम दे ए बी सी। तो हम ए बिंदु के लिए लिख सकते हैं कि I1 बराबर R1 होगा, बी के लिए लिख सकते हैं I2 बराबर R2 होगा, सी के लिए लिख सकते हैं I3 बराबर R3 होगा। तो यहां पे अंतर कुछ दिखाई दिया कि यहां पे हर एक बिंदु पर एक साथ परावर्तन का नियम लागू हो रहा है, लेकिन यहां पे एक साथ लागू, लेकिन एक बिंदु पे तो लागू हो रहा है ना। यही लिखवाया गया है, पढ़ो। क्या लिखा है? पढ़ो। लेकिन एक बिंदु पर प्रकाश का परावर्तन का नियम सभी सतहों के लिए मान्य होता है, चाहे सतह एक समान हो चाहे सतह असमान हो। वैलिड तो दोनों जगह हो रहा है, लेकिन एक बिंदु पर देखो, एक बिंदु पे यहां पे नहीं हो रहा है, सब पे हो रहा है क्या? अगर समतल रहेगा तो सब पे होगा, समतल नहीं रहेगा तो एक बिंदु पे तो होगा। दिमाग में रहेगा ये बात। अब देखो इसका एप्लीकेशन, इसका प्रयोग। जैसे हम बोले कि हमारे पास एक परावर्तक सतह इस प्रकार का है, ठीक, एक प्रकाश की किरण यहां पे लाए तो यहां से टकरा के इसे जाएगा, क्योंकि रंगा हुआ है ना, तो वापस तो आएगा नहीं, मतलब इधर जाएगा नहीं। अभिलंब खींचे तो ये अभिलंब जाएगा। बताओ ई आपतित किरण, ई परावर्तित किरण और ई अभिलंब। ई वाला कौन? आपतन कोण, ई वाला कौन? परावर्तन कोण। तो बताओ इस बिंदु के लिए हम नहीं लिख सकते हैं कोण आई बराबर आर? लिख सकते हैं ना। अगर मान लो दर्पण ऐसा हो, ठीक है, तो ये बताओ एक समान है क्या असमान है? ये एक समान सतह है, ये एक समान सतह है, ये दोनों टेढ़ा ना जी, तो इसको असमान सतह बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अब इसमें मान लो प्रकाश की किरण को आपतित कराए, ठीक, तो यहां से टकरा के ये भी वापस जाएगा। अभिलंब खींचेंगे, अभिलंब इधर आएगा, तो यहां पे भी बोलेंगे कि आई है और ई, तो क्या नहीं लिख सकते आई बराबर आर? लिख सकते हैं। लेकिन अगर कोई दूसरा बिंदु लेते तो क्या दोनों बिंदु के लिए लिख सकते थे ये वाला बात कि आई बराबर आर होगा? नहीं लिख सकते थे। तो क्या कुल मिला के दिमाग में रखना है कि परावर्तन का नियम सभी सतहों के लिए मान्य होता है, लेकिन एक बिंदु पर। लेकिन आप इसको बना लीजिए, ये दोनों को, हेडिंग बना लीजिए, गोलीय दर्पण। दर्पण के प्रकार का समतल और समतल हो गया खत्म, परावर्तन हो गया खत्म। अब किसके बारे में पढ़ लेना है? गोलीय दर्पण। इसको अगला क्लास में पढ़ा देंगे, ठीक है। देखिए आपको हम ग्रुप, आपको एक बनाइए, ठीक है, ग्रुप बनाइए, उसमें आपको हम कुछ सवाल भेजेंगे और उस सवाल का आप फोटो निकलवा लीजिएगा, मतलब प्रिंट निकलवा लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर है। देखिए हम आपके लिए
लाइट में आज तक, प्रकाश तो पढ़ा रहे हैं ना, आज तक पॉलिटेक्निक के परीक्षा में 2001 से लेके 2023 तक जितना सवाल आया है उसका हम यहां पे कलेक्शन आपको दे रहे हैं। उस कलेक्शन से 150 के आसपास ये क्वेश्चन है केवल प्रकाश से। इसमें आपको देखने को भी मिलेगा कि कौन साल कितना पर क्वेश्चन आया है। देखो थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं, दिख रहा है? यहां पे सब लिखा हुआ है कि कौन साल सवाल ही पूछा गया है। 2022 का सवाल दिख रहा है, गिन के देख लो कि वो सवाल है 22 का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आया था तभी तो यहां पे लिखा हुआ है। बताओ 2022 में के गो सवाल आया प्रकाश से? 10 गो। और टोटल फिजिक्स से के गो आता है? तो 30 गो में से 10 गो तो एक एक चैप्टर से आ गया। समझ में आ रहा है? तो बिल्कुल आसान है। प्रकाश जैसे जैसे पढ़ा रहे हैं पूरा चीज को अच्छे से समझ लेना। एक को सवाल जो छूट जाए ये कहेगा से ठीक है। अब इसमें से देखो तो जो पढ़े उसमें से कुछ क्वेश्चन आया है क्या? अवतल लेंस है, दाढ़ी बनाने वाला दर्पण है, ये फोकस लंबाई के बारे में गया, अवतल दर्पण है। तो हम तो केवल समतल पढ़े हैं ना अभी। वो सब अभी नहीं पढ़े। देखो ई पढ़े थे 11 नंबर, 45 डिग्री पे जुड़े दो समतल दर्पण के बीच एक वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या। अभी अभी पढ़ा है ना। कितना आया था इसका आंसर? 8। 360 बटा थीटा 45 तो के बारे में कटा 8। 8 कौन सी है? सम संख्या। तो सम संख्या तो कुछ एक उसमें से घटाना होता था ना। तो 8 आएगा कि 7 आएगा? 7 आएगा। तो इसका आंसर कौन होगा? 7। ऐसे देखेंगे, अभी तो हम शुरू किए, अभी पढ़े तो है नहीं। एक बार पूरा पढ़ लेंगे तो देखो टोटल इसका क्वेश्चन कितना है। देखो ई वाला बना सकते हो। ये कब आया है? 2020 का सवाल है। एक समतल दर्पण पर 35 डिग्री के कोण पर प्रकाश आपतित है। समतल कितना डिग्री कोण पर? तो थीटा का मान होगा। देखो ई 35 डिग्री दिखाया गया फोटो में, तो बोला थीटा कितना होगा? थीटा ई वाला है। ये पूछा है। तो 35 होगा। ये तो एकदम सीधा सीधा सवाल है। जितना कोनी उतना कोनी, कुछ सोचने की जरूरत है? देखो समतल दर्पण का सवाल है 27, 2020 का सवाल है। क्या लिखता है? एक लड़का एक समतल दर्पण से दर्पण के सामने खड़ा है। कितना मीटर की दूरी पर? यदि लड़का 1 मीटर पीछे की ओर गति करता है तब लड़के और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी। बताओ। पढ़ लिया सवाल ना? अब सुनो, देखो इधर देख, चेक करते हैं। एक समतल दर्पण है, एक लड़का, मान लो ये लड़का है, ये लड़का है, कितना दूरी पर है? 3 मीटर की दूरी पे। तो इसका प्रतिबिंब इधर बन रहा होगा। कितना दूरी पर? 3 मीटर। क्योंकि गुण बताए थे ना कि जितना दूरी पे वस्तु उतने दूरी पर प्रतिबिंब। तो ये भी कितना होगा? 3 मीटर। यहां तक सही हो गया। यदि लड़का 1 मीटर पीछे की ओर, तो पीछे की ओर इधर, यदि लड़का 1 मीटर पीछे की ओर गति करता है तो 1 मीटर पीछे आ जाइए। तो 3 पे था तो कहां पे पहुंच गया? 1 मीटर रहा तो 3 है 1, तो लड़का भी यहां पे आ गया। ठीक है। तो क्या पूछा? तब लड़के और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितना होगा? तो अगर ये लड़का 4 मीटर पे आ गया तो इसका प्रतिबिंब वहां भी तो 4 पे चला जाएगा। तो लड़का यहां पे आ जाएगा। तो ये भी दूरी कितना? तो बोला क्या कि लड़के और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी। तो लड़का यहां है
अब प्रतिबिंब यहाँ है, तो 4 4 8 ना हुआ। आप आंसर बोले 2, 8 है ऑप्शन में। तो जल्दीबाजी में नहीं रहना है। 90 क्वेश्चन बनाने के लिए आपको 3 घंटा मिलता है। आप अगर ढंग से पढ़ के जाओगे, आराम से बिल्कुल क्वेश्चन बनाओगे, 2.5 घंटा में बना के बैठ जाओगे, ठीक है। लेकिन अब तुम सोचोगे कि कलम चलेले बिना बना लें, तो फिर तुम फंस जाओगे, क्योंकि चीज को जो लिखा हुआ है उसको आप देखोगे तब ना सही आंसर आएगा जी। इस क्वेश्चन का सही आंसर आना चाहिए था कि नहीं? आप गलत किए किस कारण से? आप सोचे कि 1 मीटर पीछे गया है, 3 में से गया 2 हो गया आंसर। ऐसे नहीं करना है, पूरा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। समझ में आ रहा है? ऐसे ही बहुत सारा क्वेश्चन आपको पता भी होगा। बताओ, गाड़ी के हेडलाइट में कौन सा दर्पण प्रयोग करते हैं? गाड़ी के हेडलाइट में अवतल, हाँ, साइड मीटर में उत्तल। बहुत सारा क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन इसमें हम देखो कितना यहां पे आज ही भेजा है टाइप करके। सब खाली प्रकाश चैप्टर से है, 153 गो। अगर ये 153 गो सवाल हम बना लेते हैं तो बताओ जो परीक्षा में सवाल आएगा बनेगा कि नहीं? 100% गारंटी के बन जाएगा। लेकिन कब वो बनेगा? जब 153 सवाल का जो कॉन्सेप्ट है कि बन कैसे रहा है, ये तुमको पता होना चाहिए। ऐसी अंदाजिए बना लिए, अब पता कुछ है ये नहीं है, तब फिर परीक्षा में जाओगे तो जरूरी नहीं कि तुम सही करोगे। सही तब कर लोगे जब ये 153 गो सवाल किस कारण से आंसर बन रहा है ये तुमको पता होना चाहिए। इसका थ्योरी पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि आंसर ई है तो क्यों है, तब तुम्हारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो अभी इसको हम आपके ग्रुप पे भेजेंगे, आप इसको देखिएगा। लेकिन इसको डिस्कस हम कब करेंगे? जब हम पूरा पढ़ा देंगे, पूरा एक बार लाइट खत्म तभी सब सवाल को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक।